बिश्नोई। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। नमस्कार, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कलेक्टर पर 1090 के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची लखनऊ की टीम। कमिश्नरी सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक। मंडल आयुक्त ने आला अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर किया महाविद्यालय का सर्वे। वुमेन पावर लाइन 1909 की उपयोगिता के बारे में बताया गया। डींगरपुर संबल मार्ग पर मछली पकड़ते हुए युवक की वीडियो हुई वायरल। गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खुलती वीडियो आई सामने। मुरादाबाद में राशन कार्डों की पात्रता के सत्यापन का चल रहा है कार्य। अपात्र लोगों से की जाएगी खाद्यान्न की वसूली। अपनी पहचान बदलकर प्रेम के जाल में युवती को फंसाया। नाम बताया आशु, निकला आसिफ खान। पशुपालन विभाग की टीम ने मनोहरपुर में लगाया शिविर। टीम ने पशुओं का किया परीक्षण। मनोहरपुर में सड़कों की खुदाई करने से परेशान हुए लोग। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर निकलना हुआ दुश्वार। जनपद भीषण गर्मी से लोगों में फैला डायरिया और वायरल फीवर। जिला अस्पताल के ओपीडी में भर्ती है डायरिया और वायरल फीवर के काफी मरीज। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के पहले अमृत सरोवर योजना का रामपुर में हुआ उद्घाटन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। प्रतीक सक्सेना के जेल के बाहर आने के बाद फिरोजाबाद की जीआरपी टीम पहुंची हसनपुर। प्रतीक की कार को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गई टीम। 9वीं वाहिनी पीएससी में 2 वर्षों के बाद तरणताल का हुआ शुभारंभ। 24वीं वाहिनी के सेनानायक अतुल शर्मा ने तरणताल का फीता काटकर किया शुभारंभ। प्राचीन देव गुरु बृहस्पति जी महाराज के मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों ने किया भजन कीर्तन। रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिषेक सिंह ने रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिषेक सिंह ने रेलवे की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। चलिए स्पीड न्यूज के बाद अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आपको दिखाते हैं आज की सबसे पहली खबर। कमिश्नरी सभागार में आयुक्त मुरादाबाद मंडल अजन्य कुमार सिंह ने मंडलीय विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में अनंजय कुमार सिंह ने आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कमिश्नरी सभागार में आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह ने मंडलीय विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में आंजनेय कुमार सिंह ने आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडलीय अधिकारियों को विकास कार्यों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं मंडलायुक्त ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही बरतने पर सीएमओ संभल, मुरादाबाद और रामपुर को स्पष्टीकरण के निर्देश दिए और सीएमओ अमरोहा के कार्यों की समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। अंत्येष्टि स्थल निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण का बिना निरीक्षण किए खराब गुणवत्ता पर ठीक रिपोर्ट देने को लेकर डीपीआरओ अमरोहा के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए। उसी दौरान आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली के चिकित्सा अधीक्षक प्रमोद कुमार और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक कोतवाली हर्षित कुमार को अपने पद से जुड़े दायित्वों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मंडलायुक्त ने बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि पशुपालन, मत्स्य कृषि आदि में क्लस्टर बनाने के साथ ही मार्केट पर भी नजर रखें। बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी अमरोहा बीके त्रिपाठी, जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल, जिलाधिकारी बिजनौर उमेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त प्रशासन बीएन यादव, पशुपालन आदि विभागों के मंडलीय अधिकारीगण मौजूद रहे। नॉर्थर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट के चुनाव के संपन्न होने के बाद अब डायरेक्टर और चेयरमैन का चुनाव लखनऊ में संपन्न कराया गया। नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट के चुनाव के संपन्न होने के बाद अब डायरेक्टर और चेयरमैन का चुनाव लखनऊ में संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुरादाबाद में 3 डायरेक्टर्स का चयन हुआ, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। मुरादाबाद लौटने पर सभी डायरेक्टर्स का नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया और गर्मजोशी के साथ शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मंडल मंत्री राजेश चौबे का यह कहना था कि नॉर्दर्न रेलवे
कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट्स के चुनाव के संपन्न होने के बाद अब डायरेक्टर और चेयरमैन का चुनाव लखनऊ में संपन्न कराया गया, जिसको लेकर चयनित हुए डायरेक्टर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही कहा कि ये आशा की जा रही है कि वे रेलवे कर्मचारियों की समस्या के लिए काम करेंगे। आपको मालूम है कि नॉर्दर्न रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका मुख्यालय लखनऊ है और मुरादाबाद में उसकी एक शाखा भी है, जिसमें मुरादाबाद मंडल के लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारी जो है उसके सदस्य हैं और वही सदस्य मिलकर अपने सभी डेलीगेटों को चुनने का काम करते हैं। उसी उपलक्ष्य में दिनांक 22 अप्रैल को जो चुनाव हुआ था उसमें 21 प्रत्याशियों के लिए चुनाव इसका आपका 22 में किया गया, 22 अप्रैल में। और उस 22 अप्रैल का ये रिजल्ट जो रहा उसमें 18 जो सीटें डेलीगेट के तौर पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ जो हाथ में विजय के रूप में आने का काम हुआ। उसके अलावा यहाँ से जो आपका डेलीगेट चुनने के बाद से हम लोग जो अपने डायरेक्टर के लिए चुनाव करते हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास NCR इलाहाबाद के जितने भी मंडल हैं उसमें भी हमारे 22 डेलीगेट जो चुन के आए थे, जिनमें से 5 डायरेक्टर जो हैं उनको इलाहाबाद ने दिए और इसी प्रकार से लखनऊ मंडल में भी 4 डायरेक्टर मिलने का काम हुआ। इसके अलावा एक डायरेक्टर आपका वर्कशॉप जो है हमारी वहाँ पर लखनऊ के वहाँ से एक डायरेक्टर बने। इस हिसाब से मुरादाबाद के 3 और वहाँ सब मिला के बाद 14 डायरेक्टर चुनने का काम किया गया। और डायरेक्टर के चुनाव के उपरांत जो ये दिनांक 11 तारीख को हुए थे, अभी जो मई 11 थी, उसमें डायरेक्टर का चुनाव किया गया। और डायरेक्टर का चुनाव करने के बाद 12 तारीख को हमारे जो भी डायरेक्टर थे उन सभी ने मिलकर एक तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव किया। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले चेयरमैनशिप नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पास मुरादाबाद मंडल के पास थी, जो कि इस बार लखनऊ की झोली में जाने का काम हुआ। परंतु मुरादाबाद मंडल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और पिछले कार्यकाल को देखते हुए ये निर्धारित किया गया संगठन की ओर से कि एक कन्वीनर की पोस्ट होनी चाहिए। तो एक वर्किंग कन्वीनर की पोस्ट श्री सुनील सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर के रूप में वहाँ चुने गए थे उनको देने का काम हुआ है, जो हमारे लिए मुरादाबाद मंडल के लिए हर्ष का विषय है। साथ ही संजय वर्मा जो डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं, साथ ही हरिपाल मीना जो हापुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, ये सभी डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। और आज उनका स्वागत जोरदार मुरादाबाद जो है आपका स्टेशन वहाँ पर गाड़ी संख्या 5909 में जो गुवाहाटी एक्सप्रेस है उससे इनका जब आगमन हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों ने जोशी के साथ इनका स्वागत किया और आज ये लोग पूरी तरह से अपने कार्यभार को संभालने के लिए तैयार हैं। रेलवे कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिषेक सिंह ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। DRUCC के सदस्य अभिषेक सिंह ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। साथ ही जो भी कमी नजर आई उसे सुधार करने की बात भी कही। इस दौरान अभिषेक सिंह ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बुधवार की देर रात कैटरिंग स्टॉल में लगी भयंकर आग को लेकर भी जानकारी हासिल की और कितना नुकसान हुआ इसके विषय में भी जानकारी ली। साथ ही इस दौरान अभिषेक सिंह ने रेलवे स्टेशन पर हुई आगजनी की घटना को लेकर खेद प्रकट किया। आज परसों जैसे कि दुर्घटना हुई थी, यहाँ पर एक स्टॉल में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ आग लग गई थी और एक एक्सीडेंट था, शॉर्ट सर्किट से हुई थी। उसको लेके आज मैं और मेरे मित्र गौरव कौशिक जो कि DRUCC मेंबर है मेरे साथ, हम लोग दोनों यहाँ पर आए हैं और हमने आके यहाँ पे जांच करी है, देखा है और सबसे पहले तो ये मालूम करा कि कोई जान का कोई बड़ा हाथापाई तो नहीं हुआ, किसी की जान तो नहीं गई, रेलवे कर्मचारी की या यात्री की किसी की, और ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। साथ ही उसके लिए जिम्मेदार लोगों को हमने ट्रेस आउट करने के लिए कहा है और उन पर सख्त से सख्त एक्शन के लिए हमने बोला है कि क्या कहते हैं, सबसे देखिए जिम्मेदार कौन है, कौन रेल कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जो ये चलाने वाले हैं ये जिम्मेदार है, उनके लिए आप एक्शन दीजिए और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये इंश्योर कीजिए, हमने ऐसा बोला। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों से बात करते हुए वो नजर आए और साथ ही उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।
रेती स्ट्रीट दीपक वाली गली स्टेट प्राचीन देवगुरु बृहस्पति जी महाराज के मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु महाराज का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसका कार्यक्रम 18 मई से 19 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज गुरु माता मिथिलेश शर्मा के मार्गदर्शन में देवगुरु बृहस्पति महाराज के मंदिर में भक्तों द्वारा गुरुदेव का बहुत ही सुंदर दरबार सजाकर गुणगान किया गया। रेती स्ट्रीट दीपक वाली गली स्टेट प्राचीन देवगुरु बृहस्पति जी महाराज के मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरुदेव महाराज जी का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसका कार्यक्रम 18 मई से 19 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज गुरु माता मिथिलेश शर्मा जी के मार्गदर्शन में देवगुरु बृहस्पति जी महाराज के मंदिर में भक्तों द्वारा गुरुदेव का बड़ा ही सुंदर गुणगान कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर जहां एक ओर उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं गुरु माता से भी आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा गुरु के भजनों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित 9वीं वाहिनी पीएससी में 2 वर्षों के बाद तरणताल का शुभारंभ कर दिया गया। साथ ही जनता के लिए भी इस तरणताल में तैराकी सीखने के लिए भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दरअसल 24वीं वाहिनी के सेनानायक अतुल शर्मा के कर कमलों द्वारा तरणताल का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित 9वीं वाहिनी पीएससी में 2 वर्षों के बाद तरणताल का शुभारंभ कर दिया गया है। जनता के लिए भी इस तरणताल में तैराकी सिखाने के लिए भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 24वीं वाहिनी के सेनानायक अतुल शर्मा के कर कमलों द्वारा तरणताल का फीता काटकर शुभारंभ हुआ। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही तरणताल की शुरुआत कर दी गई। वहीं 9वीं वाहिनी पीएससी की सेनानायक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने बताया कि मुरादाबाद का ये तरणताल कोरोना वायरस के चलते 2 वर्ष से बंद पड़ा था। 2 वर्ष से कोई भी तैराकी की प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी। अब व्यवस्थाएं ठीक होने के बाद इस तरणताल का शुभारंभ कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस तरणताल में पुलिस रविवार के साथ मुरादाबाद की आम जनता भी इसका लाभ उठा सकती है। यहाँ पर विशेष कोच के द्वारा सभी को तैराकी की सभी बारीकियां सिखाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तैराकी की प्रदेश और नेशनल स्तर पर प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। वहीं सेनानायक अतुल शर्मा ने कहा कि मुरादाबाद नागरिक और तैराकी के खेल में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के लिए तरणताल लाभदायक साबित होगा और आने वाले समय में तैराकी के क्षेत्र में मुरादाबाद के नागरिक आगे बढ़ेंगे। कि आप सभी लोगों को पता है पिछले 2 साल से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था, तो अतः इस बार हम लोगों ने जब ये कम्प्लीटली लगभग वाइप आउट हो गया है, तब हम लोगों ने यहाँ पर जो कमांडेंट 9 हैं श्रीमती ख्याति करके, इनके माध्यम से ये पूरा तरणताल का पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें काफ़ी धन का व्यय भी हुआ है और इसके साथ अब हम लोगों ने सारे सैनिटेशन के साथ और जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको हालांकि अभी हमने लागू रख रखा है, ताकि उनके साथ सभी सुरक्षा व्यवहारों के साथ ये चीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। उन्होंने कहा कि पीएससी की पश्चिम जोन की प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की जानी है, जिसमें पुलिस के जवान भी भाग लेते हैं। 2 वर्ष के बाद एक अच्छा नज़ारा इस तरणताल में सभी को देखने को मिलेगा।
भीषण गर्मी अब लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें डायरिया और वायरल फीवर के मरीज के साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज भी पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी अब लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी में दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें डायरिया और वायरल फीवर के मरीज के साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज भी शामिल हैं। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के सीजन में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में जिला अस्पताल की ओपीडी में डायरिया और वायरल फीवर के साथ ही अन्य रोगों के मरीज भी जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचकर उपचार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है, साथ ही गंभीर मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। वक्त जो जैसा देखने में आ रहा है ओपीडी में जो लगातार जो मरीज आ रहे हैं, डायरिया और वायरल फीवर के मरीज बहुतायत में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो गर्मी का सीज़न है और प्लस जो खान पान का वो क्राइटेरिया है, इस तरह की समस्याएं उसकी वजह से डेवलप होती हैं। तो कितने मरीज लगभग डेली इसके आ रहे हैं यहाँ से? लगभग बुखार के, वायरल बुखार के 20-25 वायरल बुखार के और 10-15 डायरिया के और बाकी अन्य में से बीमारियों के मरीज देखने में आ रहे हैं। और जो यहाँ से सुविधाएं उपलब्ध हैं, दवाइयाँ हैं जो, और जिसको एडमिट करना हो उसको एडमिट किया जाता है उसके अनुसार। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मौसम की या खान पान की जो है आदत वो उसी की वजह से होता है। और ये हर साल गर्मियों में या जो सीजनल ट्रेंड है वो उसी के अनुसार मरीज आ रहे हैं। तो आईपीडी इसमें ओपीडी में के साथ आईपीडी में भी कुछ पेशेंट भर्ती हैं? हाँ, आईपीडी में अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है या और कोई खांसी जुकाम अगर हालत उसकी गंभीर समझी जाती तो उसको भर्ती करके उसका उसी को उपचार किया जाता है। वहीं डॉक्टर एन के गुप्ता ने बताया कि गर्मी के मौसम में खान पान सही नहीं होने के कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में डायरिया और वायरल फीवर के मरीज अधिकांश सामने आते हैं। अभी जो हमारे जो इंडोर पोजीशन है उसमें लगभग 10 से 15% पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन विभाग में जिसमें हमारे गर्मी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है या डिहाइड्रेशन है, उससे संबंधित बीमारियों से भर्ती हैं अभी। और बाकी जो है ना, हम लोगों के यहाँ कोई भी इस बीमारियों से संबंधित जो दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में ORS उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर फ्लूइड्स उपलब्ध है। और मेरी तो जन जागरण से यही एक जो है ना गुजारिश है कि वो लोग अपना जो है ठंड में निकलें घर से बाहर। बहुत ज़्यादा जब धूप हो तो घर के अंदर रह सकते हैं तो घर में ही रहकर अपना कार्य करें और पानी पीते रहें। नमक और चीनी का घर पर रहते हैं तो ये बनाकर पिएं, नहीं तो ORS उपलब्ध है तो ORS डाल के पिएं। तो डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ी है सर? बढ़ी तो है, लेकिन तभी भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 10 से 15% या 20% तक हमारा टोटल इंडोर पेशेंट में ये लोग हैं। तो किस तरीके की ये प्रिकॉशंस बरतने के लिए भी उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है कि प्रिकॉशंस? बाकी हम लोगों ने ये भी कहा, ये इस तरह की जन जागरण इस तरह की चला रहे हैं कि वो लोग बाज़ार का कम से कम खाएं, घर का ही फ्रेश खाना खाएं और जो भी सुबह का बना हुआ शाम को ना खाएं। और जितना कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कुछ जो भी चीज़ खाएं स्वच्छता अपनाएं। उन्होंने कहा कि रोजाना ही मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं और उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मुहिम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के पहले अमृत सरोवर योजना का रामपुर में उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। वहीं दोनों मंत्रियों ने अमृत सरोवर में नौका विहार का आनंद भी लिया। प्रधानमंत्री की मुहिम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के पहले अमृत सरोवर योजना का रामपुर में उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की।
अमृत सरोवर में नौका विहार का आनंद लिया। नाव में बैठकर उन्होंने सरोवर का चक्कर लगाया। इसके बाद उन्होंने ठेले पर जलपान किया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर के उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी का प्रयास यहाँ के अधिकारियों का प्रयास है। यहाँ के लोगों ने मिलकर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत महोत्सव के रूप में विकसित किया। आज पीएम मोदी का सपना पूरा हुआ है। ये आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का प्रयास, यहाँ के हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के समाज के लोग लग कर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। आज आदरणीय मोदी जी का सपना और एक देश का प्रधान सेवक पटवाई गांव के लोगों को मन की बात में पटवाई के सभी लोगों को, अधिकारियों को, आदरणीय नकवी जी को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को, जन सामान्य लोगों को अभिनंदन दिया, बधाई दिया। उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आदरणीय मोदी जी को भी हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज उनके सपनों साकार होता अपनी आंखों से हम लोग देख रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में इसी तरह और इसी प्रकार भव्य अमृत सरोवर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में कैसे बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। बहुत वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमृत सरोवर के उद्घाटन के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवाई रामपुर में किया और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और संकल्प से साकार हुआ। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा और जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवाई रामपुर में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रेरणा और संकल्प था और मार्गदर्शन था, वो साकार हुआ है। ये अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा, जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा। और उत्तर प्रदेश में जो जल शक्ति मंत्रालय है स्वतंत्र देव जी का, हर जिले में इस दिशा में बहुत युद्ध स्तर पे प्रयास कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत सरोवर के बारे में अपनी मन की बात में देश को बताया भी और अमृत सरोवर की दिशा में जिन लोगों ने प्रयास किया उनको बधाई भी दी और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीमा फातिम और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां रामपुर MP MLA कोर्ट में बीते दिन हाजिर हुए। उनके अधिवक्ता ने बीते दिन अदालत में हाजिर ना होने की मजबूरी बताई और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बीती तारीख पर हाजिर होने के दलील पेश करते हुए गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने की प्रार्थना भी की। वहीं अदालत ने 1 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर उनके गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने के आदेश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर MP MLA कोर्ट में बीते दिन हाजिर हुए। उनके अधिवक्ता ने बीते दिन अदालत में हाजिर न होने की मजबूरी बताई और स्वास्थ्य संबंधित कारणों से बीती तारीख पर हाजिर होने की दलील पेश करते हुए गैर जमानती वारंट वापसी लिए जाने की प्रार्थना की। वहीं अदालत ने 1 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर उनके गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने के आदेश दिए। इसके बाद दोनों अदालत से बाहर आकर घर चले गए। मीडिया से बात करते हुए उनके अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट का मैटर है और अब न्यायालय में अब्दुल्ला आजम खां और उनकी माता डॉक्टर तंजीम फातिमा दोनों अपीयर हुए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है और न्यायालय को उनके स्वास्थ्य के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इस मामले में अब अगली तारीख 16 मई की तय की गई है, जिसमें अब दोनों ही कोर्ट में पेश होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट का मैटर था, इसके अंदर कल NBW इशू हुए थे। नेक्स्ट डेट उसमें 16 मई फिक्स थी। आज न्यायालय में दोनों अब्दुल्ला आजम खान साहब और उनकी माता डॉक्टर तंजीम फातिमा दोनों लोग अपीयर हुए। हम लोगों ने एप्लीकेशंस लगाए और न्यायालय को उनके जो स्वास्थ्य के डॉक्यूमेंट्स थे वो बताए, मेडिकल हिस्ट्री बताई और रीज़न्स दिए
के कल जो था वो एग्जामिशन एप्लीकेशन लगी थी, कल भी लगी थी, तो ना कल पर्सनली अपीयर ना होने का क्या रीज़न्स था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वारंट जो है वो रिकॉल कर लिया और पर्सनल बॉन्ड जो है 1 लाख रुपीस के लिए कहा, वो जमा हो गया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान और उनकी माता तंजीन फातिमा 11 मई को हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने अपने अधिवक्ता के द्वारा अदालत से हाजिरी माफी की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस प्रार्थना पत्र को न केवल निरस्त कर दिया बल्कि सीधे तौर पर दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ही दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और अगर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर जमानत के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता था। इसी से बचने के लिए अगले ही दिन अब्दुल्ला आजम खान और उनकी माता डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर के MPMLA कोर्ट में पेश हुए। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में महिला सुरक्षा संगठन मुख्यालय लखनऊ से आई टीम के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय का सर्वे किया गया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में महिला सुरक्षा संगठन मुख्यालय लखनऊ से आई टीम के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय का सर्वे किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा और महिला सुरक्षा संगठन लखनऊ से आई टीम प्रभारी मोहम्मद मुकीम, थाना मुगलपुरा प्रभारी अमित कुमार और सहयोगियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर सशक्त हो सकते हैं। जब हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे तो अपने सारे निर्णय खुद ही ले सकेंगे। छात्राओं को अब किसी भी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वुमेन पावर 1090 की उपयोगिता के बारे में बताया। शौक नहीं है, वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती क्योंकि उनकी मेंटलिटी की आपकी जैसी महिलाओं ने बिगाड़ दी है। हम जैसी लड़कियां हैं, हमें आगे बढ़ना है। अगर आगे जाके हमारे साथ कुछ हो गया तो हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं होगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन को सिर्फ एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं होगी तो आपकी लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने, जैसा आपने बताया, आपने अपनी लड़की को घर में बैठा रखा है, जिस वजह से आपकी लड़की परेशान हो सकती है, वो नहीं कर सकती कुछ भी, वो चाहे कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आपको अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए, आगे सिखाना चाहिए। आगे जाके जब कोई परेशानी होगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट भी बहुत हमारे लिए हेल्प कर रही है। बहुत सारी NGO खोले, अगर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप NGO में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन नहीं, हमारी मेंटेलिटी है कि कपड़ों के ऊपर आपने बोला खुद से पहले वाले के साथ भी। वहीं लखनऊ से आए 1090 टीम प्रभारी मोहम्मद मुकीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। इस अवसर पर थाना मुगलपुरा प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार, मुरादाबाद महिला सुरक्षा रजनी आदि की उपस्थिति रही। महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने छात्राओं को अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए उनको प्रेरित भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर सविता अग्रवाल तथा महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा तथा डॉक्टर शेफाली अग्रवाल के द्वारा किया गया और इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त छात्राएं मौजूद रहीं। आपने अक्सर तालाबों में लोगों को मछलियां पकड़ते देखा होगा, लेकिन इस खबर में आप खुद बीच सड़क पर लोगों द्वारा मछलियों को पकड़ते देखेंगे, जिसको देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। देखिए इस खबर में। आपने देखा इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये लोग बीच सड़क पर मछलियां पकड़ते नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर तालाबों में लोगों को मछलियां पकड़ते देखा होगा, लेकिन आज आपने खुद मार्ग पर लोगों द्वारा मछलियां पकड़ते देखा, जिसको देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। दरअसल मुरादाबाद नगर कुंदरकी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में लोग डींगरपुर संभल मार्ग पर मछली पकड़ रहे हैं। दरअसल कई वर्षों से डींगरपुर मार्ग की हालत बेहद खस्ता है। मार्ग में गहरे गहरे गड्ढे होने की वजह से पानी भरा हुआ है। मार्ग की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है।
वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर पता लगा कि वीडियो कुंदरकी क्षेत्र के डिंगरपुर मार्ग स्थित गुलहड़ तिराहे का है। बाजार के दिन किसी राहगीर की मछली मार्ग में भरे पानी में गिर गई थी। मछली काफी देर तक पानी में पड़ी रही। अचानक ही आसपास के दुकानदारों की नजर उस पर पड़ी। दुकानदारों ने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। मार्ग से मछली को निकालने का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये था किसी कोई मच्छी लेके जा रहा था या गाड़ी में से उसकी किसी मच्छी गिर गई या लोगों ने देखी कि इतना पानी रोड पे और मछली पैदा रही है इसमें। लोगों को लगा कि रोड में मछली पैदा हो गई क्या, मगर यहाँ पानी था, मछली जीवित रही, लोगों को दिखाई दी, लोगों ने पकड़ी, उसका मजा एक अचंभा हो गया कि रोड में मछली निकली। तो कब से ये मार्ग इसी तरह से खराब है? 8 साल हो गए, साबित लोग जब से भाजपा सरकार बनी है उससे पहले से टूटना शुरू हुआ, हल्का हल्का भाजपा सरकार, जब से भाजपा सरकार बनी है तो रोड बने हैं। कैसे वाहन जाते हैं लोग, दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं? दुर्घटना शिकार होते हैं हमेशा, जब बरसात गए तो जब इस रोड पर तमाम दुर्घटनाएं हुई। अब भी एक बाइक गिर गई पीछे, कहीं यहाँ गिर गई, मोटरसाइकिल लेकर अपनी चोट लगी। लोगों ने कहा है कि मार्ग सालों से खराब पड़ा है और मार्ग की हालत बेहद खराब है। मार्ग की खराब हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां गिरी हुई मछली तैर रही है और इस वीडियो से सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की भी पोल खुलती दिखाई दे रही है। राशन कार्ड धारकों की पात्रता के सत्यापन का कार्य चल रहा है। यदि सत्यापन के समय जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राशन कार्डों की पात्रता के सत्यापन का कार्य चल रहा है। यदि सत्यापन के समय जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस दिनांक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं उसका आंकलन करते हुए गेहूं 24 रुपए प्रति किलो और चावल 32 रुपए प्रति किलो, साथ ही अन्य वस्तु नमक, तेल, चने की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी। इसके लिए संबंधित परिवार खुद उत्तरदायी होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर और ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो और ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, वे अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन, एसी, 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान या 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। जमीन हो, जिनके पास 4 पहिया वाहन हो, जिनके घर में एसी लगा हो, जिनके पास 2 शस्त्र लाइसेंस हो, जो इनकम टैक्स देने वाले हों, ये तमाम ऐसी क्राइटेरिया है जिसके आधार पर लोग अपात्र हैं। तमाम लोगों ने जो अपात्र बनवा रखे हैं अपने राशन कार्ड पात्र गृहस्थी के, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभी लोगों को एक मौका दिया गया था कि स्वतः अपना इस तरह का राशन कार्ड जो अवैध बना हुआ है उसको सरेंडर कर दे। इस जनपद में अभी तक 3500 लोगों ने सरेंडर किया है और अभी 1 सप्ताह का समय और दिया गया है। इस 1 सप्ताह में जो लोग सरेंडर कर देंगे ठीक है, अन्यथा हमारी टीमें अब जांच कर रही हैं और जांच में जो लोग इस तरह के अपात्र पाए जाएंगे, अभी तक जितना भी खाद्यान्न लिए हैं उसकी उनसे वसूली की जाएगी, उसके बराबर समतुल्य धनराशि की और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। देखिए अभी तक स्वेच्छा से 3500 लोगों ने सरेंडर किया है। मैं अपील करूंगा जनपद में ऐसे लोगों से जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, इसके बारे में अपात्रता की जो क्राइटेरिया है समाचार पत्रों में भी दिया गया है, उसकी क्राइटेरिया सभी लोगों से आग्रह है कि वो स्वतः सरेंडर कर दें, जिससे जो गरीब और जेन्युइन व्यक्ति है उनको इस योजना का लाभ मिले। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद जनपद में 3500 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों द्वारा अपने राशन कार्ड समर्पित किए गए हैं। अपनी पहचान बदलकर प्रेम के जाल में फंसाकर लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां गागन तिराहे पर रहने वाली एक युवती की आशु शर्मा नाम के शख्स के साथ फोन पर बात होने लगी, लेकिन पता चला कि वे आशु शर्मा नहीं आसिफ खां हैं।
अपनी पहचान बदलकर प्रेम के जाल में फंसाकर लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद के थाना मंझौला क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। गागन तिराहे पर रहने वाली एक युवती की आशु शर्मा नाम के शख्स के साथ फोन पर बातें हुई। दोनों एक दूसरे से संबंध में आए और कुछ समय के बाद दोनों अलग मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। एक दूसरे से प्यार करने लगे और जिस मकान में वो रहते थे, मकान मालिक ने कहा कि आप लोग शादीशुदा हो तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। युवती ने अपने पार्टनर से कहा कि जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो शादी कर लो, तो तुरंत आसिफ शर्मा ने मना कर दिया और युवती के पास आना छोड़ दिया। युवती उसके घर का पता निकालकर उसके घर पहुंच गई और पता चला कि वो आशु शर्मा नहीं बल्कि आशु खान है। आसिफ खान ने युवती को 1.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए अपने साथ रखा और अपना नाम आशु शर्मा बताया। उसके साथ ही वो रहती थी। पीड़िता को इस बारे में जब पता चला तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसिफ पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। आशु यानी कि मैं पंडित हूँ, आशु शर्मा बोल के वो मुझसे मिला था। फिर उसके बाद में उसके दोस्त ने भी यही छुपाया था कि ये पंडित हैं, तो हमारी दोस्ती बन गई। जिस मकान पे रहते थे उस पे आना जाना नहीं था। उसने बोला कि यहाँ आना जाना नहीं हो पाता है, आप रूम चेंज कर दो, उसका रेंट मैं दूंगा। तो उसके कहने पे मैंने जो है कमरा चेंज कर दिया। अब वो उस कमरे पे आता जाता रहा। शारीरिक संबंध भी बने थे उसके साथ। शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ, मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो लड़का ये बोल रहा था कि मैं शादी कर लूँगा 1 साल के बाद। नहीं, मना कर दिया। और फिर बोल रहा था कि अगर तुम कहीं जाओगी, मेरे खिलाफ कुछ भी करोगी तो तुम्हारे फोटो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, और मारने की धमकी देता। बस। जेल से बाहर आने के बाद आसिफ खान ने युवती को धमकाना और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी का कहना है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो तभी शादी होगी, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसको लेकर युवती ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। आसिफ खान है, खुल्लम खुल्ला लव जिहाद का मामला मुरादाबाद में प्रकाश में आया है, जिसमें वो लड़का 376 में जेल गया। जेल जाने के बाद जब वो वहाँ से वापस आया है जमानत पर, तो आते ही वो इस बहन को परेशान कर रहा है और उससे धमका रहा है कि इस मामले में फैसला कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ रहे। तो हम इस विषय में आज अधिकारियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले पे संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। पीड़िता ने मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, तो वही मादा पशु में बांझपन रोकने के लिए भी कार्यक्रम चलाया गया। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता रहा है, तो वहीं मादा पशु में बांझपन रोकने के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर पशुपालन विभाग की टीमें ऐसे पशुओं की जांच कर रही हैं और उन पशुओं का इलाज करने का काम कर रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पशुपालन विभाग की टीम मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मनोहरपुर पहुंची। टीम ने गांव के पशुपालकों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से अवगत कराया और ऐसे पशुओं की भी जांच की गई जो बांझपन का शिकार थे। वहीं पशुपालन विभाग के मंडलीय कार्यालय से आए अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कैंप में पशुओं की जांच की जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है और पशुपालकों से अपील भी की जा रही है कि वे अपने पशुओं का अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवाने का काम करें। आज हम मनोहरपुर पहुंचे हैं, जो कि पागबाड़ा पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आता है। किस चीज़ का इलाज मतलब किया जा रहा है आज मुख्यतः? एक्चुअली ये जो मेन शिविर है ये बांझपन निवारण हेतु है, पर हम इसमें गांव में जितने भी मतलब जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनकी अन्य बीमारियों का इलाज भी करते हैं। वहीं पशु चिकित्सा के प्रभारी शोएब अख्तर ने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात आने वाली है और कई तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियों के पशुओं का टीकाकरण आवश्यक है। ये मनोहरपुर में बांझपन निवारण शिविर लगा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हो रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि जो इस गांव में जो पशु समय से गर्मी में नहीं आ रहे हैं या किसी वजह से एआई करने पर भी रुक नहीं रहे हैं, बांझपन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ठीक है, उसके निवारण के लिए कैंप लगाया गया है। ठीक है, उसमें 5 रुपये लेवी देकर और चिकित्सा की जाती है। सुबह से इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही।
ग्राम पंचायत मनोहरपुर में क्षेत्र की जनता को बेहतर और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के राज्य के जल मिशन शक्ति के अंतर्गत टंकी निर्माण एवं गांव की सड़कों की खुदाई करने के बाद पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा गांव की सड़कों को खोद कर डाल दिया गया, लेबर काम नहीं कर रही है। ऐसे में उनके सामने पशुओं का चारा लाने के साथ साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गाँव से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर सड़क का हाल देख सकते हैं, जहां पूरी सड़क उखड़कर फेंक दी गई है और जिसका खामियाजा गांव की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल खंड विकास कार्यालय मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मनोहरपुर में क्षेत्र की जनता को बेहतर और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के राज्य के जल मिशन योजना के अंतर्गत टंकी निर्माण एवं गाँव की सड़कों की खुदाई करने के बाद पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। कई सप्ताह से सड़कों की खुदाई का कार्य चल रहा है और पाइपलाइन बिछाने का काम जनकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। मनोहरपुर गांव के प्रथम प्रेम सिंह कहते हैं कि अपने गांव की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांव में टंकी की पहल की गई है और तेजी से कार्य चल रहा है, जबकि जनता द्वारा लगभग कई सप्ताह से खुदी सड़कों को लेकर परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा गांव की सड़कों को खोद कर डाल दिया गया है, लेबर काम नहीं कर रही है और ऐसे में उनके सामने पशुओं का चारा लाने के साथ साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। हमारे संवाददाता ने जब ग्राम प्रधान प्रेम सिंह के पुत्र और प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार सिंह से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि ठेकेदार को शिकायत जल्द से जल्द काम को लेकर की गई है, क्योंकि गांव की जनता काफी परेशान है। प्रयास है कि हम जल्द से जल्द गांव में बेहतर व्यवस्थाएं दें और ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकें। लगभग 70 से 80% पूरा हो चुका है गांव में पाइपलाइन बिछाने का, जिसमें गांव में घर घर टोटियाँ भी लगाई जा रही हैं और ये संबंधित ठेकेदार से बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराया जाए, क्योंकि रास्ते खुदे हुए हैं जिनमें गांव वालों को आने जाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। लेकिन इसके बाद में 10 से 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कि 10 से 15 दिन में ये टंकी का काम पाइपलाइन का ये पूरा कर दिया जाएगा और इसके बाद में पेयजल की सुविधा गांव वालों के लिए अच्छी होगी। वहीं देखना होगा कि कब जाकर गांव की इस सड़क की हालत में सुधार हो पाता है। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में अवैध कारतूस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए गन हाउस स्वामी के बेटे और 25,000 रुपए के इनामी प्रतीक सक्सेना के जेल जाने के बाद फिरोजाबाद की जीआरपी की टीम हसनपुर पहुंची और टीम ने प्रतीक की कार को कब्जे में लेकर अपने साथ ले आई। जनपद अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में अवैध कारतूस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए गन हाउस स्वामी का बेटा और 25,000 रुपए के इनामी प्रतीक सक्सेना के जेल जाने के बाद फिरोजाबाद की जीआरपी की टीम हसनपुर पहुंची और टीम ने प्रतीक की कार को कब्जे में लेकर अपने साथ ले आई। प्रतीक के चालक को भी पूछताछ के लिए जीआरपी की टीम साथ ले गई। चालक से पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि अवैध कारतूस प्रकरण में पुलिस को कुछ खास जानकारी हासिल हुई है। इसके लिए जीआरपी की टीम ने हसनपुर में डेरा डाल लिया है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद के टूंडला में 22 अप्रैल की सुबह रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 2 लोगों को पकड़ा था। उनके पास से करीब 700 से अधिक अवैध कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने कारतूस अमरोहा जनपद के हसनपुर से खरीदे जाने की बात कबूल की। वहीं आगरा पुलिस अधीक्षक रेलवे मोहम्मद मुश्ताक से इनपुट मिलने के बाद जनपद अमरोहा के हसनपुर पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला का स्थान स्थित हरदयाल सिंह एंड सन्स के स्वामी सुशील चंद सक्सेना को हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने सुशील चंद सक्सेना के बेटे प्रतीक सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद फिरोजाबाद जीआरपी की टीम अभियुक्त प्रतीक को अपने साथ ले गई थी और वहां से जेल भेज दिया था। फिरोजाबाद में दर्ज हुए मुकदमे में प्रतीक वांछित है, उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। अब अवैध कारतूस की खरीद फरोख्त के तार मेरठ से जुड़े होने की बात अलीगढ़ से भी प्रतीक द्वारा कारतूस खरीदे जाने की बात सामने आई है। इस पूरे प्रकरण की जांच हसनपुर एसडीएम सुधीर कुमार और हसनपुर सीओ सतीश चंद पांडे कर रहे हैं। उन्होंने लाइसेंसी धारक के रजिस्टर चेक किए। उन्हें कारतूस एंट्री रजिस्टर में हेराफेरी मिली और प्रतीक सक्सेना पर अपराधियों का कारतूस बेचना और जांच में दोषी पाया जाना शामिल रहा। इस पर हसनपुर थाने में कारतूस सरगना प्रतीक सक्सेना और उनके पिता सुशील चंद सक्सेना के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। प्रतीक सक्सेना को जेल भेज दिया गया। कारतूस के सहित एक व्यक्ति को पकड़ा गया था
और पूछताछ में ये संज्ञान में आया था कि जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर में रहने वाला एक लाइसेंसी दुकान का मालिक और उसका बेटा भी इसमें संलिप्त है, जिसने ये उनको सप्लाई किया था। इस संबंध में अमरोहा पुलिस द्वारा जो आरोपी था प्रतीक सक्सेना, उसको गिरफ्तार किया गया था और टुंडला जीआरपी की टीम को उसको सौंपा गया था, जिन्होंने उसे पूछताछ के उपरांत जेल भेज दिया। इसी संबंध में सीओ हसनपुर और एसडीएम हसनपुर द्वारा संयुक्त रूप से उस लाइसेंस की दुकान की जांच की गई और जांच में भारी अनियमितता प्रकाश में आई और पूछताछ और जांच में ये भी प्रकाश में आया कि जो ये लाइसेंस की दुकान थी असलहे की, इसके मालिक द्वारा और इनके बेटे द्वारा अपने दुकान के नाम पे जनपद मेरठ, अलीगढ़ आदि से कई दुकानों से भारी मात्रा में कारतूस खरीदे गए थे और वो कारतूस यहाँ अपने लाइसेंस शुदा दुकान में एंट्री ना करके बाहर उसको इस तरह के अपराधियों को सप्लाई कर दिया गया था। इस पूरी जांच रिपोर्ट के आधार पे एसडीएम हसनपुर की तरफ से थाना हसनपुर पे सुसंगत धाराओं में, बहुत ही गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सर कहाँ सप्लाई ये होते थे, क्या दूसरे प्रदेश में भी ये सप्लाई होते थे कार्ड? देखिए अभी तक इसमें जो विस्तृत जांच है एसपी जीआरपी के नेतृत्व में टुंडला में हो रही थी और हमारे द्वारा भी अब इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसमें जांच शुरू की गई है। जैसे जैसे तथ्य संज्ञान में आएंगे हम आपको अवगत करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। कटघर उड़पुड़ा स्थित डिप्टी जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण, आदि शक्ति, श्री भवानी दुर्गा के साथ ही अन्य कई भगवानों की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। कटघर उड़पुड़ा स्थित डिप्टी जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण, आदि शक्ति, मां भवानी दुर्गा और मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा डिप्टी जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर गुलाबगंज, लाजपत नगर होते हुए कटघर के बीच होली का मैदान होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। भगवान की शोभा यात्रा में श्रद्धालु जन भगवान के जयकारे लगाते हुए ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नाचते नजर आए। शोभा यात्रा में डिप्टी जगन्नाथ शिशु मंदिर के छात्राएं भी ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमती नाचती चल रही थी। यात्रा का मार्ग में अनेक स्थानों पर भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा और आरती का स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा के बारे में क्षेत्रीय पार्षद कुलदीप नारायण ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। डिप्टी जगन्नाथ सिंह का जो मंदिर है शिव जी और भगवान रामचंद्र जी का, उसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति और शिव परिवार की स्थापना हो रही है। उस उपलक्ष्य में जो है ये नगर भ्रमण निकलता है 7 मंदिरों में होते हुए तब जाके स्थापित। इसके बाद क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? बाद में जो है पूजा अर्चना सुबह से चल रही है, इसके बाद हवन है, हवन के बाद में प्रसाद भंडारा। क्या कहना चाहेंगे धर्म प्रेमियों से? बहुत धर्म का आयोजन है ये, इससे क्षेत्र को ऊर्जा मिलेगी और भगवान जो है पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे। सब व्यक्तियों सर्वे भक्ति देगा, सर्वे भक्ति जगमया, सर्वे वर्तने बच्चे मां बलि के इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सिविल लाइन थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने युवक की हत्या करने के मामले में युवक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि बिजनौर जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला निपेंद्र अपनी ससुराल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निजामपुर में अपनी पत्नी कुसुम पाल के साथ रह रहा था। 5 मई को अचानक निपेंद्र लापता हो गया और उसकी गुमशुदगी की परिजनों ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि निपेंद्र की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के हाथों कराई थी।
इस पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी कुसुमपाल और उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में कुसुमपाल ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2010 में धामपुर के रहने वाले निपेंद्र के साथ हुई। उसका पति शराब पीने का आदी था। शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। उसका मायके में रहने वाले नीरज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीरज किसी न किसी बहाने उससे मिलने धामपुर आया करता था। उसने धीरज से मिलने जुलने के लिए अपने पति से अपने मायके में जाकर रहने को कहा और उसके बाद निपेंद्र और उसकी पत्नी मलकपुर निजामपुर में आकर रहने लगे। गीता का आरोप है कि वहां भी उसका पति उसे शराब पीकर पीटता था। पति की मारपीट से तंग आकर उसने अपने प्रेमी नीरज से अपने पति की हत्या करने को कहा और इसी के तहत नीरज ने अपने साथी मिथुन और सौरभ की मदद से निपेंद्र को शराब पिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और गर्जिया देवी में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं जंगल में उसके शव को फेंक दिया। सिविल लाइंस में 5 मई को एक नृपेंद्र नाम का एक लड़का जो अपने घर से गायब था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और वो गुमशुदगी 10/5 को उस पर एक FIR धारा 364 और 120B में कायम हुई थी। इसके जो गुमशुदा नृपेंद्र था, इसकी पत्नी पर इसके घर वालों ने संदेह जाहिर किया था। जब वो इसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और एक इस घटना का अनावरण हुआ है। ये महिला जिसका नाम इसकी पत्नी है नृपेंद्र की और उसका एक प्रेमी जिसका नाम नीरज है, ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये महिला वर्तमान में अपने मायके मलकपुर में रह रही है और इसका पति जो बिजनौर धामपुर का रहने वाला है वो भी अपने ससुराल में ही रह रहा था। अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इनका कहना है कि इस व्यक्ति को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 अन्य सहयोगियों के साथ में जो इस नीरज के ही रिश्तेदार हैं, एक उसका चाचा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसको ये लोग आगे जिम कॉर्बेट के पास गार्जिया की तरफ ही ले गए वहाँ और इस जो नृपेंद्र है इसका गला दबा के इन्होंने वहाँ से किसी ऊंचे स्थान से जिम कॉर्बेट के जंगल में कहीं फेंक दिया। इनकी इस बात पर विश्वास करते हुए हमारी टीम वहाँ गई थी। वहाँ काफ़ी तलाश किया गया। अब तक डेड बॉडी हम लोग को नहीं मिली है, डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया है। तो इस प्रकार अभी इसमें ये 2 अभियुक्त मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति अभी इसमें फरार हैं। साथ ही जो गाड़ी जिससे उस व्यक्ति को ले गए थे मृतक को, वो गाड़ी बरामद हुई है। जल्दी ही शेष दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और जो डेड बॉडी होगी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वो कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। सर, गुमशुदगी जो दर्ज कराई गई थी वो किसकी तरफ से? वो इसके परिवार वालों की तरफ से थी, इसके पिता की तरफ से थी और शुरुआत में इनको अंदाज नहीं था, इनको लग रहा था कि कहीं चला गया होगा वो, लेकिन जैसे जैसे इनको फिर संदेह हुआ तो फिर इन्होंने एक लिखित तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया था। क्या वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने ये पूरा हादसा करा है, क्या वहाँ पर? फिलहाल पुलिस ने इस मामले में निपेंद्र की पत्नी कुसुमपाल उर्फ गीता और नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहां एक और योगी सरकार अवैध कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध कब्जा करने वालों को लेकर सख्त है, तो वहीं इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक युवक ने दादालाई संपत्ति के विवाद को लेकर कई आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल रोहित नामक युवक का कहना है कि उनके मकान पर उनके चाचा ने फर्जी वसीयत बनाकर उनके अनु नाम के युवक को मकान बेच दिया है। साथ ही उनके हिस्से में आने वाले जीने को तोड़कर युवक ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। मामले को लेकर युवक ने क्या कहा, ये सुनते हैं। भैया जो हमारे चाचा और हम लोग साथ रहते थे, उन्होंने अपना पोर्शन बेच दिया लेकिन कब्जा कर लिया था और हेमंत जी से ये बात हुई थी कि जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तो जो जीना है कॉमन वो टूटेगा नहीं जी। वो तोड़ के उन्होंने पूरी दीवार बना दिया और ऊपर लिंटर डाल दिया फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर। जो ये आपका समझौता हुआ था ये कहाँ पे हुआ? थाने में, फैजगंज। अब क्या आपने कोई शिकायत दर्ज की है? आप जाके फैजगंज थाने में फिर से शिकायत दर्ज करी
क्या कहना है पुलिस का? कह रहे हैं उसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, जो भी कुछ इन्होंने कब्जा किया है, जो भी पुरानी रजिस्ट्रीज हैं वो मंगा के तहकीकात करते हैं। आपको और कुछ कहना है? बस ये है कि मेरा हिस्सा मिल जाए, बस और क्या, जीना खोले। वो हमसे ये कहते हैं कि हमने दूसरा जीना बनाया, उससे आप जा सकते हो, हम क्यों जाएं उससे? क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हैरेसमेंट कर रहे हैं, कभी पैसे नहीं देते, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। किसी के थ्रू ये आता है कि मेरी छोटी बड़ी सिस्टर जो है वो पैसे लेके चली गई, कागज पर सिग्नेचर कर दिए, तो ये कोई है? मतलब गुमराह करना कि कैसे मेंटली हैरेस्ट हो। आपको क्या लग रहा है, क्यों आपको मेंटली हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं? कौड़ियों में पैसे मकान लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस मकान के ताले वाले भी तोड़ दिए जो ताले लगे थे। ठीक है। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। आप हमारी सभी खबरें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा पेज लाइक करना ना भूलें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज चंद्रनगर मुरादाबाद में कक्षा 6ठी से 12वीं की सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय हाई स्कूल में सभी विषय हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले विषय विज्ञान वर्ग, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, मानविकी वर्ग, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, विशेषतर गणित और हिंदी विषय। पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.